तो आपके सामने एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, और क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। क्यों फॉरेन कंट्रीज के लोग आजकल एक नई तरीके की सो कॉल्ड बेवरेज पी रहे हैं, और उस बेवरेज का नाम जब मैं आपको लिख के दूंगा आपको लगेगा अरे वाह सर, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बेवरेज का नाम है, पढ़ के बता सकते हैं क्या है? टर्मरिक लैटे। सर ये क्या चीज है? अरे वही जो दादी जी दो थप्पड़ मार के हल्दी वाला दूध पिलाती है ना, ये टर्मरिक लैटे वही चीज है। अमेरिका में अभी मैं वो एक जी न्यूज वाले अंकल जी हैं, क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी शायद नाम है ना, या कुछ ऐसे, वो डीएनए एनालिसिस जो करते हैं। तो मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि यूएसए में ये जो योग या योगा जिसे हम बोलते हैं आजकल, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1.15 लाख करोड़, लगभग 1,15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है चिल्ड्रन ये। और ये टर्मरिक लैटे के नाम से हल्दी वाला दूध लोगों को पिलाया जाता है इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए। और हमारे यहाँ कोई बोल दे हल्दी वाला दूध पियो तो उसे थोड़ा सा बैकवर्ड मान लिया जाता है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको हम इंडिया में शायद इग्नोर कर चुके हैं, बट देयर दे आर गेनिंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो उनको जब पता लगा और ये बात साबित हो गई कि भाई कोविड के टाइम पे भी इंडिया वाज द ओनली कंट्री जहां पे 130 करोड़ से भी ऊपर की पॉपुलेशन, 135 करोड़ से भी ऊपर है, और कुछ गूगल चाचा आजकल बोल रहे हैं कि हमने चाइना को क्रॉस कर दिया है। वो एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 6 महीना साल भर लग सकता है। बट सबसे कम डेथ्स इंडिया में हुई प्रोपोर्शनेटली। जो डेटा आपको हमको पता है उसको तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, खैर देन टू बहुत कम हुई। रीजन यही सब है चिल्ड्रन। दादाजी दादी जी ने तो टर्मरिक लैटे जैसा कुछ पिया, और हमने वो सड़े तेल के छोले भटूरे और वो समोसे के साथ नाली के पानी से बनी हुई चटनी ये सब खा लिया है, तो हमारी इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग हो गई है। ओके, और कुछ कूड़ा कबाड़ है दिन भर चढ़ते ही रहते हैं हमारे यहाँ के तो लोग, तो इसलिए इम्यूनिटी उससे भी स्ट्रांग है। खैर हम उस सब बकवास में तो नहीं पड़ेंगे, बस हम यही बोलेंगे भाई व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। भाई रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन इज वेरी सिंपल। टेक एन एग्जाम्पल कि इंडिया में राइस सारे रिसोर्सेस को यूज करके 2,000 करोड़ क्विंटल्स प्रोड्यूस होता है। 2,000 करोड़ क्विंटल्स। और यूएस में हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लें तब भी 500 करोड़ क्विंटल्स से ज्यादा राइस प्रोड्यूस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इंडिया का आउटपुट है 2,000 करोड़ क्विंटल, और यूएस का आउटपुट है 500 करोड़ क्विंटल। whom do you think must be producing or capable of producing rice at a cheaper cost children? इंडिया और यूएस? भाई आंसर कोई भी दे देगा मेरे को, बहुत आसान आंसर है, कोई केबीसी का आंसर नहीं है। सारे रिसोर्सेज आपने इंडिया में यूज किए और राइस कितना हुआ? 2,000 करोड़ क्विंटल्स, और इनका कितना है? 500 करोड़। हम अज्यूम कर लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज है या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है इन टोटल, मैं पर हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा हूं, पर किलोग्राम ऑफ राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो हमने जितना लैंड, जितना वर्कफोर्स यूज किया उतना ही यूएस ने भी यूज किया। हम प्रोड्यूस करने में केपेबल हुए 2,000 क्विंटल और यूएस प्रोड्यूस कर रहा है 500 क्विंटल। तो टेक एन एग्जाम्पल, दो लोगों ने यहाँ 2,000 क्विंटल प्रोड्यूस कर दिया और वहां दो लोगों ने 500 क्विंटल प्रोड्यूस किया। हमारे यहाँ 10 लाख एकड़ लैंड था जो कल्टीवेट किया गया, उनके यहाँ भी 10 लाख एकड़ लैंड कल्टीवेट किया गया। हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ सो कॉल्ड हाउ मच चिल्ड्रन? 2,000 करोड़ क्विंटल, और उनके यहाँ 500 करोड़ क्विंटल। तो कहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन चीपेस्ट होगी? इंडिया। इंडिया, सिंपल एज दैट। सो द चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वाज इन इंडिया, एंड यूएस में राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, लेट अस से ओला की टू व्हीलर, या मान लीजिए कोई दूसरी टू व्हीलर, या मान लीजिए नहीं है तो खरीदने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। इसमें जो बैटरीज लगती हैं चिल्ड्रन, वो ज्यादातर किस कंट्री से आजकल आ रही हैं? ताइवान से। और शायद यही वजह है कि ये व्हीकल्स अभी इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बैटरी वहां से यहाँ आना, लेड वहां पे बहुत महंगा है,
तो सर हमारे यहाँ तो लेट सस्ता है, हमारे यहाँ बना लिया जाए, चलिए चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी उसे मैन्युफैक्चर करने की अभी उतनी ज्यादा नहीं है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो और महंगी होगी, तो इसीलिए ताइवान से बैटरी आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। गॉट इट क्लियर? जिस दिन ये बैटरीज इंडिया में बल्क में बनने लग जाएंगी, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में नहीं बनती है, बनती है बहुत कम, यू कैन से कि आज की तारीख में सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, बस वहां से बैटरी आती है, ढक्कन आता है, उसको पैक कर देते हैं, स्विच से जोड़ देते हैं, दैट्स इट। गॉट इट क्लियर? फिनिश प्रोडक्ट के नाम पे इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ज्यादा लग जाएगी, तो यहां पे असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, इस वजह से महंगी है। अपने यहां बनाए तो और महंगी पड़ेगी। तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट नेशंस? कुछ कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि जो चीजें यूएस में महंगी और इंडिया में सस्ती हैं, यूएस क्या करेगा? इंपोर्ट कर लेगा। हमारे यहाँ रिसोर्सेज यूज किए जाएं और यूएस में रिसोर्सेज यूज किए जाएं, हमारे यहाँ बनाए जा सकते हैं 2 लाख लेटर्स से चिपसेट्स पर वीक, जो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में लगते हैं, और यूएस में चिल्ड्रन बनाए जा सकते हैं 2 करोड़ चिपसेट्स पर वीक। तो नेचुरली ट्रू, किस कंट्री में कॉस्ट सस्ती होगी चिपसेट को बनाने की? यूएस, क्योंकि भाई इनका प्रोडक्शन हमसे कहीं ज्यादा है उतने ही रिसोर्सेज में, और हमारे यहाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनता है। तो व्हाट अमेरिकन्स वुड डू, वो हमसे चावल खरीद लेंगे और बदले में हमको चिपसेट बेच देंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और ऐसा आपके घर में भी होता है बच्चों, जब एक बच्चे को पूरे 10 लोग के परिवार में डोसा खाने की इच्छा होती है, व्हाट ममा सेज, 200 रुपीज पकड़ो, जाके खा के चले आओ। बट अगर पूरी फैमिली को कल संडे को डोसा खाना है, तो क्या सब लोग 200-200 रुपए लेके जाएंगे? वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो घर में ही कुक कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो हर वो चीज जो हमारी कंट्री में एक्सपेंसिव है, हम उसको सस्ती कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे, और हर वो चीज जो हमारे यहाँ सस्ती है, हर दूसरी कंट्री हमसे उसको इंपोर्ट कर लेगा, हम उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इट इज नथिंग, अ विन एंड विन पोजीशन फॉर बोथ द कंट्रीज। तो आप क्या बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उतनी खपत है नहीं, तो बना के यूएस को भेज दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी रिसेंटली हमारी कंट्री ने एक एमओयू साइन किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, सोलर पावर एनर्जी हब बना रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में ओपन स्पेस ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी खरीद भी सकते हैं, या अगर नहीं खरीद सकते डायरेक्टली मान लीजिए, तो अपने कुछ इंडस्ट्रीज को वहां पे सेटअप करा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाटसोएवर इट इज, वो बहुत सस्ता होगा। तो आपने एमवे कंपनी का नाम सुना होगा, एमवे जो अपना प्रोडक्शन करता है, एमवे इज एन अमेरिकन कंपनी बेसिकली, बट जो गुड्स एंड सर्विसेज वो आपको देते हैं, जो खाने पीने का सामान वो प्रोड्यूस करते हैं, वो यूएस में नहीं प्रोड्यूस होता है, वो अफ्रीका में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म्स खरीदे हुए हैं, वहां पे वो खेती करते हैं, और 90% वहां का आउटपुट वो यूएस में ले जाके खपाते हैं, और यूएस का फर्टिलाइजर से उगा हुआ खाना अफ्रीकन को फ्री में देते हैं। तभी आपको अफ्रीकन बड़े बेढंगे टाइप और भयंकर और भूतनाथ टाइप नजर आते हैं, उसका रीजन यही है। केमिकली ग्रोन फूड बाय अमेरिकन इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू अफ्रीकन, और जो वहां का ऑर्गेनिक अच्छा खाना है वो खुद खा के सेहत मेंटेन करते हैं। बात समझ में आई? पक्का? मेरी सिस्टर रहती थी यूएस में, प्रेजेंटली शी इज इन पुणे, तो 5-6 साल हो गए उनको इंडिया आए हुए। जब वो वहां रहते थे तो मेरे भांजे का टूथ डीके हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो इसको डॉक्टर से चल के सही करा ले। जान पहचान का डॉक्टर मिल गया चिल्ड्रन, और बहुत बढ़िया काम उसने किया, एंड द फीस वॉज ओनली $2,000। और इतनी डांट लगाई भांजे को उन्होंने, खबरदार तूने आज के बाद चॉकलेट खाई तो तेरे 5 रुपए की चॉकलेट की वजह से $2,000 हमको देने पड़ गए। पेपर से कट लगने का $1,500। $1 मान लीजिए आज बच्चों 82 रुपीज का है लेटेस्ट से, तो जरा 82 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 164, 3 जीरो अटैच कर दीजिए, 1,64,000 रुपए लग गए एक दांत का डेंटिंग पेंटिंग करवाने में। और यहाँ पे तो डॉक्टर 2,000 मांग ले, हमको लगता है बड़ा चोर टाइप का डॉक्टर, चलो 500 वाले के पास चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो मेडिकल यूएस में और यूके में बड़ा महंगा है। उसके 2 रीजंस है भाई। पहला रीजन, एक तो गवर्नमेंट उनके यहाँ उतना ज्यादा मेडिकेशन सपोर्ट करती नहीं है,
दूसरा रीजन मेडिकल की पढ़ाई क्योंकि बहुत महंगी है। हिंदुस्तान में तो भाई मेडिकल कॉलेज में और कहाँ कहाँ फ्री में जाके इलाज हो जाता है, वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। प्लस डॉक्टर्स उनके यहाँ हमसे भी कम है, पर हेड डॉक्टर वहां पे ज्यादा होंगे। इंडिया में तो भाई लाखों की आबादी पे एक डॉक्टर है, वहां हजारों पे एक होगा। बट अगेन मेडिकल कॉस्ट क्योंकि एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं। हमारे यहाँ तो डॉक्टर पढ़ लेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 1200 रुपए साल फीस है, 5,000 रुपए खर्च करके आप डॉक्टर बन गए। हर इंसान थोड़ा प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनेगा। तो 1 करोड़ वाले यहाँ पे भी होते हैं, वहां पे भी होते हैं, बट वहां पे सिर्फ 1 करोड़ वाले ही होते हैं, वहां पे फ्री वाले डॉक्टर नहीं होते। यहाँ तो 1 रुपए की पर्ची कटाइए, भगवान ने साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आप भी कट जाएंगे साथ ही में जनसंख्या से। ओके, तो इसलिए इंडिया में सब सस्ता है। तो काफी लोग वहां से इंडिया आते हैं जस्ट फॉर मेडिकल टूरिज्म, वर्ड आपने एक सुना होगा, इसीलिए आते हैं। लॉजिक सबको समझ में आया? Why it becomes necessary to trade among different countries? तो जो आपके यहां सस्ता है हुर्र एक्सपोर्ट कर दीजिए, जो दूसरे के सस्ता है टुर्र उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो पूरी थ्योरी फुर्र और टुर्र की है। अंडरस्टूड? सो ये लिखा है यहाँ पे, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ लोअर प्राइस इन अ कंट्री सोल्ड टू दैट कंट्री वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ हायर प्राइस। समझ में आई बात चिल्ड्रन? वर्ल्ड्स 90% diamond trade children passes through our country, that is India। काहे सर, why is it so? नहीं, गुजरात सूरत में तो इंडिया का ही पार्ट है ना वो। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे यहाँ कटिंग पॉलिशिंग करने वाली जो लेबर है, उनके एंसेस्टर्स मुगल्स के साथ ही यहाँ चले आए थे बेसिकली, उनको पहचान है। जब मुगल्स इंडिया को इन्वेट करने आए तो वो इन लोग को भी साथ में लेते आए थे, तो उन्होंने यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी। 90%। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर। सुनाई पड़ गई बात? अ लेडी इन इंडिया कैन सैक्रिफाइस हर हस्बैंड बट नॉट गोल्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अगर अमिताभ बच्चन की एबीसी में वो 2 ऑप्शन गायब कर दे, तो लेडी कहेगी हस्बैंड को और सासू माँ को गायब करो, गोल्ड और सिल्वर को रहने दो, मैं इसमें चॉइस दे रही हूँ। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि भाई 90% डायमंड ट्रेड कटिंग पॉलिशिंग क्यों हिंदुस्तान से पास होता है? क्योंकि यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है और अरबों खरबों में जाके विदेशों में वो बिक जाता है। लेदर ट्रेड की बात करो, क्यों हर कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हाउस सेटअप करना चाहती है? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एक्सट्रीमली चीप इन इंडिया। अब लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है। सर पॉपुलेशन तो चाइना में भी ज्यादा है, बट वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर है जो हमारे देश में नहीं है। चाइनीज इंसान अपनी लैंग्वेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हिंदुस्तानी को पैसा दो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो हमारे यहाँ हम उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं, बट चाइनीज पीपल आर वेरी सो कॉल्ड, आप बोलते हैं ना वो कौन सा शब्द होता है, नहीं नहीं ट्रेडिशनली वो एक स्पेशल वर्ड है, अरे वो क्या बोलते हैं, रिलक्टेंट ना, स्टबर्न यू कैन से। ओके, दे आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा नहीं बदलते, इसलिए कंपनीज वहां बिजनेस भी कम करती हैं। प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर चाइना में प्रोटेक्टेड नहीं होता, इंडिया में प्रोटेक्टेड रहता थोड़ा ज्यादा। वहां पे तो कंपनी आएगी अपना सामान बनाएगी, डुप्लीकेट अगले दिन बन के निकल आएगा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई कंपनीज प्रेफर टू कम टू इंडिया बेसिकली। तो इस बात का जवाब सबको मिल गया, व्हाई ट्रेडिंग इज डन अक्रॉस नेशंस। तो जो आपके यहाँ सस्ता है वो दूसरे को बेच लीजिए, जो दूसरे के यहाँ सस्ता है उससे खरीद लीजिए। कोलैबोरेशन का जमाना है। सो भाई कैसे ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है? सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम जब कुछ बेचेंगे दूसरी कंट्री को तो इट इज एक्सपोर्ट, और दूसरी कंट्री से खरीदेंगे तो इट इज इंपोर्ट। इतनी बातें सबको समझ में आई? बट क्वेश्चन इज दिस कि भाई आप जब बाजार से कुछ खरीदने जाते हो तो इंडियन रूपी में पेमेंट करते हो, इजंट इट? इजंट इट? मेरी फीस भी आप मेरे को इंडियन रूपी में ही देते हो। बट अगर हम यूएस से कुछ खरीदे बच्चों, क्या यूएसए हमसे वो गांधी जी वाली कागज लेगी जिसपे हम No, sir. आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो? बिल्कुल नहीं सर। कॉमन है सर, उनके करेंसी नोट पे भी जो लोग हैं उनके भी सिर में बाल कम है, गांधी जी के सिर में भी कम है, सर ले लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है चिल्ड्रन, वो एक स्पेशल तरीके की करेंसी में होता है, और उस करेंसी को क्या बोलते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये करेंसी नहीं है, ये प्रोसेस है। करेंसी बता दूंगा तो लोग उछल जाएंगे एकदम। पुराना नाम था SDR और नया नाम हो गया है XDR। SDR का फुल फॉर्म शायद लोगों को पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स।
अभी होता क्या है बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। आप बोलेंगे सर हमने तो पूरी किताब पढ़ डाली, हमको तो कहीं ना मिला ये। आपको ये मिला जरूर होगा, बट ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं बताऊंगा। किसी जमाने में जब हमारे यहाँ भी रूपी छपता था ना, अब नहीं होता ऐसे। मैंने परसों बोला था कि होता है ऐसे, बट ऐसा होता है, झूठ बोला था मैंने परसों आपसे कि भाई उतना गोल्ड हम पहले रिजर्व में रखते हैं और नोट छापते हैं। ये 20 साल 30 साल पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं चलता कि अगर आपने 50 करोड़ की करेंसी छापनी है तो 50 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। तो वैसे ही जैसे हम बोला करते थे कि हमारा इंडियन रुपी इज बैक्ड बाय गोल्ड, वैसे ही एसडीआर भी इक्वल्स टू सर्टन 0.00 समथिंग ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सर गोल्ड ही क्यों, होता तो प्लैटिनम भी इससे महंगा है। सर सिल्वर ले लेते हैं। गोल्ड सबसे पहला ऐसा एक्सटेंसिव फाउंड मेटल था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेसिंग की कहीं पे भी डिफरेंट नहीं होती है। वरएज प्लैटिनम की जो सो कॉल्ड मेल्टिंग का प्रोसेस है बड़ा महंगा है क्योंकि बड़ा हार्ड मेटल है। रोडियम उससे भी महंगा है, वो और हार्ड मेटल है। तो गोल्ड ऐसा माना जाता है जो हम अपनी नीड के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड सिंस जनरेशन, आई रिपीट चिल्ड्रन, सिंस जनरेशन, अगर आपके परिवार में भाई चावल और दाल खाने का चलन है तो आपकी इंटेंशन में भी कहीं ना कहीं चावल दाल को ही प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपके परिवार में शुरू से संडे को स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है तो कल भी स्पेशल ब्रेकफास्ट बनेगा। तो जैसा सिंस जनरेशंस चला आ रहा है एंशिएंट टाइम से, हम उसी को मान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी को दो ऑप्शन दिए जाएं, दीपावली पे गोल्ड या सिल्वर किसका पेंडेंट लेना है, मम्मा वुड से व्हाट? क्यों? क्योंकि मम्मी ने नानी माँ से ऐसा सुना है, नानी माँ ने अपनी मम्मी से भी ऐसा ही सुना है। तो वी गिव लेस प्रेफरेंस टू सिल्वर एंड मोर प्रेफरेंस टू गोल्ड। अब लोग बोलेंगे सर गोल्ड क्योंकि महंगा होता है, तो मैंने बताया ना भाई प्लैटिनम तो इससे ही महंगा है, रोडियम उससे भी महंगा है। बट वो सब चीजें जनरली ज्वेलरी में या ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से नहीं होती थी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। जब आप कार खरीदते हो ना तो आपके पापा कार कंपनी से पूछते हैं इंजन की पावर कितनी है, तो इंजन की पावर क्या एपी में होती है, एस पावर, मैन पावर? आंसर डीपी, डॉग पावर, हॉर्स पावर। क्यों सर हॉर्स पावर में ही क्यों एक्सप्रेस होता है? भाई महाभारत के टाइम पे ले लीजिए या और पीछे चले जाइए, तो उस समय जो हम सवारी यूज करते थे, क्या गधे के ऊपर बैठ के जाते थे? क्या घोड़े के ऊपर ही बैठते थे? कुत्ते के ऊपर तो बैठते नहीं थे। गॉट इट क्लियर? तो हॉर्स की पावर को ही कोरिलेट किया जाता है कि इंजन कितना खींच पाएगा। तो ये एंशिएंट टाइम से जो चीजें चली आ रही हैं वही हमने मान ली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? चलिए, तो फॉरेक्स इज अ प्रोसेस बेसिकली, और जो करेंसी होती है जिसमें एक्सचेंज होता है हम उसे क्या बोलते हैं, एसडीआर। बट एसडीआर बीइंग अ टेक्निकल टर्म तो रियलिटी में वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो यूएस वाले इंडिया से जब भी कुछ खरीदेंगे वो कहेंगे डॉलर ले लो, हम कहेंगे रुपी दे दो। समझ में आ गई बात? जब इंडिया यूएस से कुछ खरीदेगा तो इंडियंस क्या बोलेंगे, रुपी ले लो, वो कहेंगे नहीं 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 हमें तो डॉलर चाहिए। तो लेट्स सी ये रुपी और डॉलर की कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी। कैसे ये एक्सचेंज एंशिएंट टाइम्स में चलता था, अगेन सिंपल है। सपोज एन इंपोर्टर इन इंडिया bought articles worth $1,000 from an exporter in यूएस, और इसी का उल्टा कर देते हैं, यूएस के एक एक्सपोर्टर ने हिंदुस्तानी को $1,000 का सामान चिपका दिया, बेच दिया। पहली प्रॉब्लम, इंडियन इंपोर्टर के पास आईएनआर है, बट सो कॉल्ड यूएस वाला क्या चाहता है, यूएस डॉलर। तो इंडियन इंपोर्टर कहेगा रुपी ले लो, यूएसए वाला कहेगा नहीं 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 मेरे को रुपी नहीं चाहिए, मेरे को तो भाई डॉलर चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है, $1,000 का अगर सामान खरीदा है तो कितना रुपी हमें चाहिए जो $1,000 के बदले हो। पीपल अंडरस्टूड टू प्रॉब्लम्स और नॉट? पहला तो मेरे पास करेंसी नहीं है, दूसरा अगर आ भी जाए तो कितनी आ जाए, आ भी जाए तो कितनी आ जाए। छोटे बच्चे की तरह एकदम बात कर रहे हैं हम लोग, रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है, मम्मी परेशान क्यों रो रहा है, 3 साल का बच्चा बोल भी नहीं पाता कुछ ठीक से। तो भाई उसको क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। भाई भूख लगी है तो ठीक है भाई, कितनी भूख लगी है, क्या खाएगा, बर्गर खाएगा, चाउमीन खाएगा या सेरेलैक खाएगा मान लीजिए। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि भाई हमें जो करेंसी उनको देनी है एक तो हमारे पास वो है नहीं, और अगर आ भी जाए तो कितनी आ जाए सो दैट वी कैन सेटल द ट्रांजैक्शन। तो सबसे एंशिएंट टाइम्स में एक थ्योरी चली जिसका नाम था पीपीपी थ्योरी,
परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। आप स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये नहीं है, ये थोड़ी हिस्ट्री हो चुकी है। हमने इसको क्लास 9th में सुना था और 11th में पढ़ा था। बेसिकली 11th में पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, मान लीजिए। मान लेते हैं कि 1 किलो राइस का इंडिया में कितना है, 60 रुपी, और यूएस में 1 किलो कितने का बच्चों, $1। मतलब हमारा 60 रुपए उनके $1 के बराबर हैसियत रखता है खरीदने की। यस और नो? $1 के बराबर हैसियत रखता है खरीदने की। अब 60 रुपए का राइस इंडिया में, यूएस में कितने का है, $1। तो हमने मान लिया कि R60 रुपी इज हाउ मच इन यूएस चिल्ड्रन, $1। तो हमारा 60 रुपए उनके $1 के बराबर है। ये बन गया व्हाट इज टाइटल्ड एज एक्सचेंज रेट, और लोग इसी के बेसिस पे सारा इंटरनेशनल ट्रेड यूएस के साथ करने लग गए। खोपड़े में बात गई। सर दुनिया में तो 208 210 देश हैं, टाइगर मूवी देख के पता लग जाएगा कितने हैं। उसमें सलमान खान को पता होता है ना दुनिया में कितने देश हैं। तो सर कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, इसीलिए बीच में छलांग लगाई गई वर्ल्ड बैंक IMF की। ये डिसाइड करेगा कि करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। तो सर ये रेट ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, द रेशियो ऑफ एक्सचेंज of 2 or more currencies among member nations of IMF is known as exchange rate। खोपड़े में बात गई। अब मान लेते हैं कि इंडिया में राइस का प्राइस हो गया 68 रुपी, बट यूएस में अभी भी ये $1 का ही 1 किलो है। तो हमारे यहां अब एक्सचेंज रेट क्या बन गया, आपने एक आईफोन खरीदा यूएस से जिसका दाम था बच्चों $1000, तो जब 60 रुपए प्राइस था तो इंडिया में आपको आईफोन कितने का कॉस्ट किया, 60,000। और जब ये बढ़ गया तो आपको आईफोन कितने का कॉस्ट किया, 68,000। देखने में हंसने वाला लग रहा होगा, थोड़ा सा देखने में हंसने वाला लग रहा होगा। सर ये राइस हैज व्हाट टू डू इन डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ आईफोन, इसका ऐसे क्या लेना देना। तो ये थ्योरी थोड़ी सी बकवास लगने लग गई आपको, यस और नो? उस जमाने के लोगों को भी कुछ टाइम के बाद ये बकवास लगने लग गई थी। अब जब हिंदुस्तान में राइस का प्राइस गिर के 54 हो गया, तो अब आपको आईफोन कितने का कॉस्ट करेगा चिल्ड्रन, 54,000 का। नहीं बात तो ठीक है भाई, सस्ता पड़ रहा है आईफोन, चलो अच्छी बात है, बट राइस का आईफोन से क्या लेना देना, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? राइस का आईफोन से क्या लेना देना। तो इस थ्योरी को अबैंडन कर दिया गया, इसी बात पे अबैंडन किया गया कि भाई ये क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी टू बी अग्रीड, जिसका प्राइस कंसिडर किया, दैट इज चावल। ये दोनों कंट्रीज में क्या सेम हो सकता है? आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया में राइस की क्वालिटी कुछ और है, यूएस में राइस की क्वालिटी कुछ और है। तो इस थ्योरी को अबैंडन कर दिया गया सेंचुरीज अगो। इसकी जगह दूसरी थ्योरी आ गई जिसको बोला गया मिंट पैरिटी, जहां पे मिंट शब्द का मतलब पीपरमिंट, मिंट विद द होल पोलो ये नहीं था, मिंट शब्द का मतलब था गोल्ड। कि भाई अब गोल्ड की प्राइस को हम बेस मान लेंगे दोनों देशों में। तो इंडिया में मान लेते हैं 10 ग्राम गोल्ड कितने का है, 42,000 का, और यूएस में 10 ग्राम गोल्ड कितने का है, तो हमारा 42,000 रुपी उतना गोल्ड खरीद सकता है इंडिया में जितना यूएस में कितने डॉलर में मिलेगा बच्चों, $600 में। इसका मतलब समझना क्या? तो 42,000 रुपी इन इंडिया is capable of buying how much gold, and in US same quantity is bought in how many grams? तो हमारा 42,000 रुपए उनके 600 के बराबर हो गया। तो उनका $1 इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन, 70 रुपी। ये बन गया एक्सचेंज रेट। तो अब अगर आईफोन चिल्ड्रन $1,000 का है तो इट विल कॉस्ट अस हाउ मच, 70,000। 70,000। अब इंडिया में शादी ब्याह का सीजन आ गया, समझ में आया कि नहीं? तो जितने भी यहाँ पे मुस्टंडे हैं, साण हैं, अरे लड़के मतलब जो किसी लायक के नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मांगेंगे। और सारी लड़कियों की मम्मी क्या सोचेंगी, सासू माँ का मुंह बंद करने के लिए हड्डी तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि सासू माँ टॉमी तो है नहीं भाई, तो बंद करने के लिए मुंह क्या दे दिया जाए दहेज में,
गोल्ड, बट यहाँ की सासू माँ लोग बड़ी कंटाइन टाइप की होती हैं, जहुआ पर अबंडेंट गोल्ड भी ले लेंगी तब भी बेचारी बहू को सुनाएंगी। और जिस दिन बहू किचन में बंद कर देगी एलपीजी गैस सिलेंडर पाइप खोल के, तब सासू माँ को अकल आ जाएगी। तो खैर ये सब चीजें तो भाई बात की बातें हैं। इन्हीं रीजन से डिमांड गोल्ड की बढ़ी और गोल्ड का दाम हिंदुस्तान में बढ़ गया और 48,000 हो गया। यूएस में तो भाई इतना क्रेज गोल्ड का है ही नहीं, भूखे भिखारी देश, उनके यहाँ क्या गोल्ड का क्रेज होगा। तो गोल्ड आज भी यूएस में $600 का ही है। तो अब 48,000 रुपए की चीज हमारे यहाँ, उनके यहाँ कितने डॉलर की है? तो नाउ चिल्ड्रन द न्यू एक्सचेंज रेट इज 80 रुपी इक्वल्स टू $1। अब $1,000 वाला आईफोन कितने रुपए का होगा? महंगा हो गया, महंगा हो गया। अब मान लीजिए कि इंडिया में शादियां कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही हैं शादियां? भाई डाइवोर्स ज्यादा हो रहा है तो लोग डर वर गए हैं, इसलिए शादी कम कर रहे हैं। और जिनका डाइवोर्स हो रहा है उनके यहाँ गोल्ड वापस मांगा जा रहा है, तो मार्केट में गोल्ड बिकना ज्यादा है और खरीदारी कम है। खैर वो सब अलग बातें हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? गोल्ड का प्राइस गिर गया। वेयर एज यूएस में स्टिल आज भी प्राइस, तो हमारा 36,000 रुपए उतना ही गोल्ड खरीद सकता है जितना उनके यहां $600। गॉट इट क्लियर? तो अब सो कॉल्ड उनके यहां पे और हमारे यहां पे गोल्ड का जो एक्सचेंज रेट हुआ वो कितना हो गया चिल्ड्रन? 60 रुपी इक्वल्स टू $1। अब आईफोन कितने का कॉस्ट करेगा? ये तो बढ़िया बात है। तो जब एक्सचेंज रेट 60 रुपए इक्वल टू $1 हो गया, आईफोन सस्ते हो गए चिल्ड्रन। और जब 80 रुपी इक्वल्स टू $1 था तो आईफोन महंगे थे। तो भाई ये बात तो समझ में आती है कि एक्सचेंज रेट हमने गोल्ड के हिसाब से डिटरमिन किया। अच्छी बात यह है कि भाई गोल्ड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडिया में होंगी वही यूएस में होंगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 5% मैं मान लेता हूं, अगर केमिस्ट्री का टीचर हूं मैं 5% मान लेता हूं कि अलग अलग माइंस में गोल्ड अलग अलग होगा। बट ये थियोरी काम करती है डायमंड पे ज्यादा, क्योंकि वो कार्बन कंटेंट से बनता है। गोल्ड कार्बन कंटेंट से उतना ज्यादा, भाई थोड़ा बहुत कार्बन तो सबके अंदर ही होता है बट उतना नहीं है। तो गोल्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी हो। बट अगेन प्रॉब्लम यही आई, व्हाट द हेल गोल्ड इज गोइंग टू डू इन डिटर्मिंग द प्राइस ऑफ आईफोन। अब गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, आईफोन महंगा हो गया। गोल्ड का दाम गिर रहा है, आईफोन सस्ता हो गया। कुछ बात कम समझ में आ रही है बात। तो इस थ्योरी को भी अबैंडन कर दिया गया और अब जो थ्योरी चलती है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जब इंडिया यूएस से ज्यादा गुड्स खरीदेगा तो हम उन्हें पैसे देंगे या उनसे लेंगे? हमने बहुत गुड्स उनसे खरीदे हुए हैं, वी आर द बायर कंट्री, तो हम पैसा देंगे उनको कि उनसे लेंगे? देंगे। हमारे पास तो रुपी है बट उन्हें क्या चाहिए? डॉलर। तो हमारा बैंकिंग सिस्टम उनके यहाँ जाएगा, उनसे डॉलर लेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब बच्चों डिमांड बढ़ती है एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। गॉट इट क्लियर? ढेर सारे लोग मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए प्रयागराज माघ मेले कुंभ मेले में आ रहे हैं यूएस से, भयंकर लोग आ रहे हैं भयंकर। तो यूएस से वो कौन सी करेंसी लेके आएंगे? यूएस डॉलर। बट हमारे आरबीआई को डॉलर वॉलर नहीं चाहिए, तो अब हमें डॉलर उतने नहीं चाहिए, तो हम उन्हें कह रहे हैं दैट वील गिव यू पर डॉलर ओनली 56 रुपी, क्योंकि ढेर सारे डॉलर्स आर फ्लडिंग इन इंडिया एंड हमें उतने डॉलर्स नहीं चाहिए। व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? एक्सचेंज रेट विल गो डाउन। समझ में आ गया? तो जब डिमांड बढ़ेगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, बट जब सप्लाई बढ़ेगी चिल्ड्रन तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। तो ये है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मान लेते हैं कि ये थ्योरी जिस दिन हमने इस्तेमाल करनी स्टार्ट की, लास्ट टाइम एक्सचेंज रेट था 80 रुपी इक्वल्स टू $1। अब ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनिएगा। इंडिया का एक इंपोर्टर है जिसने $1,000 के गुड्स कहां से खरीदे? यूएस से। और यूएस के एक्सपोर्टर ने $1,000 का सामान हमको बेच दिया। सुनाई पड़ी बात? अब इंडिया को क्या चाहिए? पेमेंट करने के लिए इंडिया को क्या चाहिए? डॉलर 1,000। और ये कहां से आएंगे? क्यों यूएस दे पाएगा? क्योंकि यूएस के लिए उनकी होम करेंसी है।
हमारे कंट्री में डॉलर का डिमांड बढ़ गया। अब इंडियन इंपोर्टर किसी भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में जाएगा और वहां मैनेजर साहब से क्या रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को डॉलर दे दो। वो कहेंगे भाई हमारे पास कोई एचपी का प्रिंटर तो है नहीं, और होता भी तो हम डॉलर तो छाप ना पाते। तो वो फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच का ऑफिसर कहां विजिट करेगा? बिकॉज आरबीआई हैज द कस्टडी ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी। बट आरबीआई कह रहा है अभी हमारे पास भी डॉलर नहीं है, वी हैव सम शॉर्टेज। तो अब इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो किसे रिक्वेस्ट करेंगे? वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक कहेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलो चलते हैं कहां? नदिया के पार, फेडरल रिजर्व सिस्टम, और उनसे मांगेंगे डॉलर। तो आपके घर में जब पड़ोस की आंटी दही मांगने आती हैं तो आप क्या बोलते हैं मम्मी से? अब आई उठनी पहाड़ के नीचे। समझ में आया कि नहीं? समझ में? अरे अंकल आते तो बोलते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे, आंटी आए तो उठनी पहाड़ के नीचे। समझ में आ गया? तो यूएस का अब समय आ गया है एक्सप्लॉइट करे इंडियंस को, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो कल तक जो डॉलर 80 रुपए का था, आज यूएस कितने में बेच रहा है? 84 में। तो हमें $1000 कितने के मिलेंगे? तो हम 84,000 आरबीआई को देंगे अपने कमर्शियल बैंक के थ्रू। आरबीआई 84,000 यूएस फेडरल रिजर्व को देगा। फेडरल रिजर्व अपनी गुल्लक से $1000 निकाल के आरबीआई को देगा। आरबीआई ये पैसा हमारे बैंक को देगा, बैंक हमें देगा, और हम एक्सपोर्टर के अकाउंट में जमा करा देंगे पैसा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? इंडिया से 84,000 रुपीज यूएस गए, और यूएस से सो कॉल्ड इतने रुपए के गुड्स इंडिया चले आए। सर हमारा रुपये उनके पास चला गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कल को जब वो इंडिया आएंगे कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, तो वो कौन सी करेंसी लेके आएंगे? यही वाला रूपी, रूपी रूपी जो उनके पास पड़ा हुआ है। सर मान लीजिए उनके पास रूपी हो ना, तो उल्टा हो जाएगा। अब मैंने मान लेता हूं किसी अमेरिकन स्टूडेंट को पढ़ाया, उसने मेरे से कहा सर आपकी फीस कितनी है? आई सेड ओनली 80,000। वो कहेगा सर मेरे पास रूपी नहीं है, मेरे पास डॉलर है। आई वुड से नहीं 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 नहीं, मेरे को तो रूपी चाहिए। तो उस अमेरिकन स्टूडेंट के पेरेंट की नीड क्या है? रूपी। गॉट इट क्लियर? अब यूएस के पास तो डॉलर है, तो क्या वो डॉलर को आधा फाड़ के रूपी बना देंगे? कहेंगे आज से रूपी है? नॉट एट ऑल। तो अब यूएस का जो स्टूडेंट है मेरा, उसके पेरेंट बेसिकली इंपोर्टर हो गए, मेरी सर्विसेज वहां एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में जाएंगे, लेटर से सिटी बैंक, एंड उनसे क्या मांगेंगे? रूपी। और रूपी किसके पास है? इंडिया के पास। तो उनका फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच जो है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम को विजिट करेगा, और फेडरल रिजर्व सिस्टम बोलेगा वर्ल्ड बैंक से भाई हमको रूपी दिला दो। जैसे वर्ल्ड बैंक हमें फेडरल रिजर्व के पास लेके गया था, अब फेडरल रिजर्व को वर्ल्ड बैंक कहां लेके आएगा? आरबीआई के पास। तो पहले फेडरल रिजर्व ने मौके पे चौका मारा था, अब ये बैटिंग कौन करेगा? आरबीआई। और आरबीआई कह रहा है कि ठीक है डॉलर दे दो, बट हम मैक्सिमम $1 का 72 रुपीज देंगे बस। सर इतना कम 90 क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्यों अपने ज्यादा पैसे दें भाई? आर पीपल गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? हम क्यों अपने ज्यादा पैसे दें? व्हाट इट क्लियर? तो हम 72 रुपये उन्हें देंगे। मान लीजिए कि एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक इंडिया में 72 रुपीज की है, बट यूएस का जो पर्सन है वो कह रहा है प्लीज हमें $1 के बदले 90 रुपये दे दो। तो हम कहेंगे अच्छा 90 रुपये दे देंगे तो तुम हमारे यहाँ एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी खरीदोगे और कुछ समोसा भी खाओगे। हम तुम्हें समोसा नहीं खिलाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक खरीदने भर का पैसा देंगे। अब आप मेरे से क्वेश्चन शायद ये करेंगे सर क्या फर्क पड़ता है 90 दे दें 95 दे दें? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम उनसे बोलें कि $1,000 के बदले आपको मिलेगा 72,000 रुपीज, तो वो इंडिया में कितना रुपये खर्च करेंगे? बट अगर हम उनको $1,000 के बदले चल रहे हैं 90,000 रुपये दे दें, तो वो कितना खर्च कर लेंगे? तो 90,000 की यूटिलिटी मिलेगी उनको, बट हम उन्हें सेटिस्फैक्शन
72 का देना चाहते हैं। गॉट इट क्लियर? हम क्यों उन्हें ज्यादा डॉलर दे? दूसरी मेन प्रॉब्लम, ये तो उतनी अच्छी बात नहीं लगी होगी आपको, आज अगर आरबीआई 1990 रुपी के हिसाब से उनका डॉलर कन्वर्ट कर दे तो आरबीआई की गुल्लक में क्या भर जाएंगे? डॉलर्स। कल को इंडियंस आरबीआई से जब अपने डॉलर मांगने आएंगे, आरबीआई से वो कहेंगे डॉलर दे दो, हमें अपने बच्चे को यूएस भेजना है पढ़ने के लिए। आरबीआई कहेगा 105 रुपए का डॉलर है। हम आरबीआई से बोलेंगे अरे 75 लगा लो ना। आरबीआई कहेगा 90 में तो हमने खरीदा उनसे, हमने $1 के बदले उनको 90 रुपए दिया हुआ है, हम 75 में देंगे, हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा? तो हमें 105 तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जब अमेरिकन इंडिया आते हैं या बाहर से फॉरेन करेंसी जब इंडिया आती है, तो हमारा जो आरबीआई का इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट है वो आरबीआई को बोलता है आने वाले 6 महीने में भी लीस्ट इंडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर फैमिली लेजर ट्रिप टू यूएस, लीस्ट इंडियंस वुड बी इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू यूएस, और सौरभ सर को भी यूएस घूमने नहीं जाना है। तो ये आपका जो डॉलर है ये कागज का टुकड़ा है, ये 6 महीने तक तो पड़ा रहेगा, कोई लेने नहीं आएगा। तो आरबीआई को पता है कोई लेने तो आएगा नहीं। अच्छा 6 महीने बाद मैक्सिमम अगर लोग आपसे ये डॉलर लेंगे तो उनकी हैसियत 78 रुपीज से ऊपर पे करने की नहीं है। ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर सर्वे करके आरबीआई सेल को बता दिया उनकी टीम ने। तो आरबीआई कहेगा भाई मैं पंगा नहीं लूंगा, जितने भी अमेरिकन इंडिया आएंगे आरबीआई कहेगा 72 रुपी के भाव से ही पैसा मिलेगा, लेना है तो लो वरना निकल लो। तो जब हम उनसे डॉलर मांगेंगे वो हमसे ज्यादा रुपी मांगेंगे। समझ में आ गया? उनका प्रॉफिट उसी में है। जब वो हमको डॉलर देने आएंगे हम चाहेंगे कि कम से कम, इट्स जस्ट लाइक दैट, आप एक चाट के ठेले पे गए तो आप चाट वाले से क्या बोलते हो? थोड़ा मटर बढ़ा देना, थोड़ी चटनी बढ़ा देना। आप अमेरिका है, चाट वाला क्या करेगा? कम से कम मटर देगा, कम से कम चटनी देगा। वो इंडिया है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात? आप एक बिजनेसमैन है, आप अपने कस्टमर से ज्यादा पैसा लेना चाहेंगे ना, और कम से कम सामान देना चाहेंगे, और कस्टमर ज्यादा सामान लेना चाहेगा और कम से कम पैसा देना चाहेगा। व्हाट इट, मान लीजिए आप एक फेयर में गए, झूला झूल रहे हैं, वो कह रहा है 20 रुपए में 10 चक्कर झुलाऊंगा, आप कहेंगे 20 रुपए में 12 चक्कर झुला दो, और वो चाहेगा कि 20 में 2 ही चक्कर में झुलाऊं। अंडरस्टैंडिंग? भाई सैटरडे संडे के दिन जब वो छोटे बच्चे कार चलाते हैं शॉपिंग मॉल के वैरांडा में, तो बोलता है 50 रुपए में 2 राउंड, मंडे टू थर्सडे 50 रुपए में 5 राउंड। डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो पढ़ा लिखा नहीं है बट उसको डिमांड सप्लाई आती है, जीन्स में है सारी चीजें। हाँ, शनिवार को जैसे लोहा खरीदा जाए हमेशा, क्यों? शनि का दिन होता है, शनि का दान होता है, तो जनरली लोग लोहा नहीं खरीदते। तो सैटरडे को जो ये आयरन सरिया स्टील बार्स बेचते हैं ना, ये लोग थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। ये लोग बड़े चतुर हो गए, सैटरडे दुकान बंद करके भाग जाते हैं लोग भी। चलिए, ये बात खैर सबको समझ में आ गई। तो आरबीआई की रिसर्च टीम ने बताया कि 72 रुपीज से ऊपर में मत दीजिएगा डॉलर के बदले पैसा, क्योंकि कल को आपसे कोई भी इंसान ये डॉलर बहुत ज्यादा भाव में खरीदने नहीं आएगा। तो जब ढेर सारे डॉलर्स इंडिया आएंगे, डॉलर प्राइस विल गो डाउन। खोपड़े में बात गई, हम कम ही रुपी उनको देंगे। तो अब जो ये चलती है थ्योरी हमारे बीच में चल रहे हैं, इट इज दिस डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। सबको इतनी बात समझ में आई? यस सर। पक्का? एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी चिल्ड्रन? नो क्वेरी? कुछ ये भाषा वगैरह समझ लें कि कुछ पढ़े लिखे लोग जब बातचीत कर रहे हो तो आप अनपढ़ ना साबित हो जाए, आप भी बोलने को मेरे को ये आता है। ओके, जैसे आपसे बोला जाए धोबी को बोलिए कि भैया जरा कपड़ा साफ नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा लगा देना, केमिस्ट्री वाला क्या बोलेगा? CaClO2 3 4 ऐसे ही कुछ होता है ना। चलिए खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आती है। डेप्रिसिएशन शब्द का मतलब क्या होता है और डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएशन क्या होता है और रिवैल्यूएशन क्या होता है? चलिए, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये ऑटोमेटिक है। व्हाट? ऑटोमेटिक। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जो है ये मैनुअल है। मैनुअल एल आ गया। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मशीन वाला कुछ लग रहा है, शन आ रहा है इसके अंदर, तो ये मशीन मेड हो गया। ध्यान से सुनिएगा,
डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वेडनेसडे को, वो था कि भाई 75 रुपए का $1 है। क्योंकि आप स्टूडेंट है तो मैं ज्यादा बकवास नहीं कर सकता आपके साथ, नहीं तो एक्सचेंज रेट दो तरह का होता है बच्चों, एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट। यूएस से जब कोई डॉलर लेके इंडिया आएगा तो उसका रेट फर्क होगा, हिंदुस्तानी जब वही डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगेगा तो उसका रेट फर्क होगा। आप समझ लीजिए, ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, आप शॉपकीपर है, जब मैं आपकी दुकान पे आता हूं आप बोलते हैं सर 500 का है, मैं बोलूंगा अच्छा मेरे से खरीदोगे 480 रुपए में। सुनाई पड़ी बात? आपकी मम्मी जब गोल्ड का पेंडेंट सेट खरीदने जाती है तनिष्क, तो तनिष्क वाले मान लीजिए 2 लाख रुपए का उनको देते हैं। अब मम्मी जब उसे बेचने जाएंगी वो 2 लाख से ज्यादा दे देंगे, उनको टॉमी और मोती ने थोड़ा काटा है, तो वो कम में देंगे। क्यों? क्योंकि बेचेगा शॉपकीपर हायर प्राइस पे, खरीदेगा लोअर प्राइस पे, तभी तो बेचारा प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। तो अगर मार्केट में गोल्ड आप खरीदने जाओ, मान लीजिए 40,000 रुपए का आपको 18 कैरेट गोल्ड मिल रहा है, समझ में आ गया? जब आप बेचने जाओगे ना तो शॉपकीपर कहेगा मैं 38,500 में आपसे खरीदूंगा, तो जब आप उससे खरीदोगे ही विल चार्ज यू मोर, जब वो आपसे खरीदेगा तो वो आपको कम पैसे देगा, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा ना। तो रियल मार्केट में एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट। सेलिंग रेट हमेशा ज्यादा होता है और बाइंग रेट हमेशा कम होता है। तो आप कभी भी आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, डॉलर का प्राइस देखिए। सर अखबार में तो एक ही प्राइस छपा होता है, वो एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्राइस होता है। बाइंग प्राइस हमेशा जिसपे आरबीआई आपसे या बैंक आपसे खरीदेगा वो कम होगी, और जिसपे वो लोग आपको चिपकाएंगे बेचेंगे डॉलर, वो हमेशा ज्यादा होगी। गॉट इट क्लियर? तो आप स्टूडेंट हैं तो मैं एक ही प्राइस आपके लिए यूज कर रहा हूं। 75 रुपए का वेडनेसडे को $1 था, पता नहीं क्या हुआ रातों रात, सर रात में बारिश हुई थी सर, 78 रुपए का $1 हो गया। ये ऐसे हुआ कि ढेर सारे पेरेंट्स इस बार होली मनाने यूएस जाना चाहते हैं, ढेर सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूएस जाना चाहते हैं, ढेर सारे सो कॉल्ड शादी करने वाले लड़के लड़की डेस्टिनेशन मैरिज के लिए यूएस जाना चाहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का? तो यूएस जाएंगे तो कौन सी करेंसी वहां खर्च करेंगे? डॉलर। तो ढेर सारे लोग जब यूएस जाना चाहते हैं तो वो कौन सी करेंसी लेके जाएंगे? डॉलर। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो हम बैंक जाएंगे, बैंक आरबीआई जाएगा, आरबीआई वर्ल्ड बैंक जाएगा, वर्ल्ड बैंक फेडरल रिजर्व जाएगा, वो हमारी सो कॉल्ड जरूरत का इलेजिटिमेट एडवांटेज उठाएंगे, नाजायज फायदा उठाएंगे और हमें डॉलर बढ़े हुए दाम पे बेचेंगे। मंगलवार को कभी भूल के हनुमान मंदिर मत जाइएगा, प्रसाद वाला डिस्काउंट नहीं देगा प्रसाद में। थर्सडे को साईं बाबा के मंदिर में मत जाइएगा, उल्टा कर दीजिए, ट्यूसडे को जाइए साईं बाबा के मंदिर और थर्सडे को जाइए हनुमान मंदिर, आराम से गुफ्तगू होगी। नहीं तो भगवान जी तो भीड़ में आप कहाँ छुप गए नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि थर्सडे को साईं मंदिर में बहुत भीड़ होती है और ट्यूसडे को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मेरे घर वाले ही बोलते हैं कि कभी मंदिर मंदिर चले जाया करो, मैंने क्या करूंगा मंदिर जाके, लक्ष्मी और सरस्वती दिन भर तो साथ में रहती हैं। अरे पढ़ाना लिखाना मतलब सरस्वती और फीस का लेन देन, लक्ष्मी, तो आई एम सराउंडेड बाय गॉड ओनली, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द टेम्पल। हनुमान जी को मैसेज कर देता हूँ, हाँ हेलो आऊंगा, आराम से परेशान ना होइए, इन भक्तों को निपटाइए, इनको ज्यादा जरूरत है, हमारे ऊपर तो आपकी कृपा 24 घंटे 365 दिन रहती ही रहती है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो खैर, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। व्हाट विल हैपन? यूएस वाले महंगे में डॉलर आपको बेचेंगे तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो तो डेप्रिसिएशन। फ्राइडे को मोदी जी ने फोन किया सबको, पूरे इंडियंस को, भैया कम आईफोन खरीदो यूएस से, हिंदुस्तान की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, सत्संग का फोन खरीद लो, सैमसंग का ना खरीदो, कालिदास का जूता खरीदो, एडिडास का ना खरीदो, टाइक का खरीदो, नाइक का ना खरीदो, मम्मा का जूता खरीदो, प्यूमा का जूता मत खरीदो। लोग बदतमीज मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को बोला, राजनाथ सिंह जी को बोला, अमित शाह जी को बोला, जरा अमेरिका फोन कर दो कि सैटरडे को जो भी डॉलर मांगने आए 75 की जगह 78 चार्ज करना। जब भी आप 1000 का सामान खरीद रहे थे पहले तो कितने का पड़ रहा था, अब कितने का पड़ेगा? तो आपको महंगा पड़ेगा। और ये बोल के ऐसा कराया गया है, व्हाट?
बोल के ऐसा कराया गया है। बिड्डू क्या बोल रहा है? अब सर ये बिड्डू कौन है? अरे जो बिडेन, अपने प्यार से बिड्डू बोलता हूं उसको मैं। तो जो बिडेन साहब बोल रहे हैं मोदी जी आप कह रहे हैं बढ़ा दो दाम, बढ़ा दिया, हमारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं परेशान ना हो, हफ्ते 10 दिन की बात है, थोड़ा हिंदुस्तानियों की लगाम कसनी है, बदतमीज मेरी बात मान नहीं रहे हैं। और भाइयों और बहनों मैं कर नहीं सकता हूं अभी 8 बजे शाम को, क्योंकि 24 में इलेक्शन आ रहा है, वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो जब ये करवाया गया इट इज डिवैल्यूएशन। और जब ऑटोमेटिक था, फेडरल रिजर्व ने दाम बढ़ा दिया, कोई प्री डिसाइडेड नहीं था चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। तो हिंदुस्तानी रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत हो गया। समझ में आया कि नहीं? पहले 75 किलो उठाना पड़ता था एक डब्बे में, अब 78 किलो उठाना पड़ रहा है एक डब्बे में। ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो कमजोर हो गया रुपया। गॉट इट क्लियर? बच्चे बेचारे उल्टा समझ लेते हैं, सोचते हैं 75 रुपीज से 78 हुआ, अरे बहुत बढ़िया हुआ सर, बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया किसके लिए है? एक्सपोर्टर के लिए। जो सामान वो अभी तक 75 में बेचता था, अब वो कितने में बिकेगा? 78 में। तो यूएस से लोग खरीदेंगे कम और यूएस को बेचेंगे ज्यादा। मेरा एग्जांपल यूएस का, आप दूसरी कंट्रीज को भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो रूपी टेंड्स टू बी अ चिल्ड्रन वीकर करेंसी। समझ में आ गया? और कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं सर हम आईफोन उस दिन खरीदेंगे जिस दिन $1 $1 का हो जाएगा। बच्चों ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि जितने मुस्टंडे यूएस गए हुए नौकरी करने के लिए सारे के सारे वापस चले आएंगे। ओवर क्राउडेड हो जाएगी कंट्री, मार काट मच जाएगी एकदम। गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहती है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 1-2 बार साल में बुखार हो तो अच्छी बात है, शरीर की डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग होती रहती है। फाइन। अभी तक था सो कॉल्ड डॉलर का प्राइस 75 रुपए। पता नहीं क्या हुआ, ये दाम गिर के 72, इसलिए कि ढेर सारे लोग, आई रिपीट चिल्ड्रन, ढेर सारे लोग माघ मेले में और कुंभ मेले में इंडिया इलाहाबाद नहाने चले आए। ढेर सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं। ढेर सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स हनुमान मंदिर यहां पे विजिट करना चाहते हैं। ढेर सारे अमेरिकन डिसाइपल्स बाबा रामदेव जी को फॉलो करना चाहते हैं। ढेर सारे लोग आप लोगों से योगा सीखने इंडिया आना चाहते हैं। ढेर सारे लोग इंडिया के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं यूएस से। मतलब तो वो कौन सी करेंसी लेके आएंगे? डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। बट आरबीआई को पता है कि आने वाले 6 महीने तक भी कोई हमसे डॉलर मांगने नहीं वाला, तो आरबीआई उनको 75 रुपए से कम कितने पैसे देगा? और आपने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और $1000 का आईफोन ऑर्डर करवा दिया, जो पहले मिलता था 75,000 में, अब कितने का मिलेगा? 72,000 में। खोपड़े में बात गई। तो पहले 75 रुपए निकालने पड़ते थे मम्मी के पर्स से $1 लेने के लिए, अब सिर्फ 72 निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो रुपी बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। तो न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, लिखा होता है ना रुपया लुढ़क गया, रुपया चढ़ गया। कहां चढ़ गया, कहां लुढ़क गया? तो चढ़ गया मतलब इट हैज बिकम अ वीकर करेंसी। ओके, सॉरी, लुढ़क गया मतलब इट हैज बिकम अ वीकर करेंसी, और चढ़ गया मतलब इट हैज बिकम अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। सर ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है? ये सब पढ़ने की जरूरत इसलिए कि मान लीजिए आप आने वाले समय में टीचर बन जाएं और यूएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। सुनाई पड़ी बात? यूएस के स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ा रहे थे, यूएस के स्टूडेंट्स ने आपसे पूछा सर और मैम आपकी फीस कितनी है? आपने कहा बड़ी कम फीस है, $1000 बस, $1000। उसने कहा ठीक है सर, पापा शाम को आएंगे, मैं गूगल पे करवा दूंगा। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, आज डॉलर कितने का है, तुम रुक जाओ, मेरे को पूरी उम्मीद है कि 3 दिन बाद ये डॉलर कितने का होगा, 78 का हो जाएगा। तो बच्चे तुम फीस 2 दिन बाद ट्रांसफर कराना। तो जब 2 दिन बाद आपके अकाउंट में $1000 आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 78,000। तो सर इससे यूएस वाले को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा आपका होगा, नुकसान भारत सरकार का होता है इसमें। बट कोई फर्क नहीं पड़ता इन द लॉन्ग रन, कभी बढ़ा है तो कभी घटेगा भी। तो भाई लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पे हम कमा लेंगे उस दिन। खोपड़े में बात गई। नहीं नहीं, तो ऐसा ही होता है, और इस पे बिजनेस भी चलता है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे आगे चल के हम वो भी। तो ये बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? तो सारी चीजें इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों के लिए फेवरेबल भी और दोनों के लिए
अनफेवरेबल भी है। तो जब डॉलर 75 से 78 होगा तो हम यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि उनसे इंपोर्ट करेंगे। ये मैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा दैट 75 बिकम्स 78। सर क्यों अच्छा लगेगा? कुछ लोग यहां से यूएस जॉब करने चले जाएंगे, वहां से 78 कमा कमा के अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो पहले कोई बच्चा अगर $1 लाख साल भर में अपने पेरेंट्स को भेजता था तो इंडिया आके वो 75 लाख होता था। अब इंडिया आके वो कितना हो जाएगा? 78 लाख रुपीस हो जाएगा। और जब उस बच्चे को लगेगा कि डॉलर हिंदुस्तान में 78 का है, गॉट इट क्लियर, तो वो और पैसा भेजेगा ताकि यहाँ पे वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज है? जब 75 से 78 होगा तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा होगा, वो फ्लरिश होंगी। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? और सर जब ये 72 होगा देन व्हाट वुड हैपन? हमारी कंट्री से यूएस पहले $1 का सामान जब खरीदता था तो इंडिया की जेब में पैसे कितने आते थे बच्चों, या जाते कितने थे? 75। आज जब हम $1 का सामान उनसे खरीदेंगे तो एक हिंदुस्तानी को, मान लीजिए आप यूएस से बना हुआ मोमोज खाते हैं, एक प्लेट मोमोज ₹1 का है, कल तक आपको कितने पैसे देने होते थे? आज आपको कितना देना होगा? तो आप ज्यादा मोमोज खाएंगे ना। तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया में आके बिजनेस सेटअप करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इस सिचुएशन पे सो कॉल्ड इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में आएंगे, प्लांट लगाएंगे, बिजनेस सेटअप होगा। तो सम कंडीशंस आर फेवरिंग हेयर, सम आर फेवरिंग हेयर। अंडरस्टैंडिंग? और कभी भी एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए, सो एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस चिल्ड्रन? कंफर्म? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी चलेगी? चलिए, यस सर। तो बेसिक आइडियोलॉजी थी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको बता दिया, द रेशियो और द रेट एट विच अ कंट्रीज करेंसी कुड बी चेंज्ड फॉर द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। समझ में आई बात? तो ये कुछ वैसा ही है कि सर करेंसी का एक्सचेंज रेट 75 से 72 हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? 75 से 78 हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? अलग अलग पर्संस के लिए प्रॉफिट है, अलग अलग पर्संस के लिए लॉस है। सैटरडे संडे को सर मूवी देखना हमारा प्रॉफिट है कि पीवीआर का प्रॉफिट है? इट डिपेंड्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका लॉस है, पीवीआर का प्रॉफिट है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो पीवीआर का तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, आपका सैटरडे संडे को मूवी देखना प्रॉफिटेबल होगा, और वीकडे में ऑफिस शॉप क्लोज करके मूवी देखने जाना बहुत बड़ा लॉसी अफेयर होगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अपने पापा की आंख बंद करके उनको सरप्राइज दीजिए और वेडनेसडे को उनको मूवी थिएटर ले जाइए। इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी आपकी। पापा कहेंगे बेवकूफ, मेरा हजारों लाखों का नुकसान करके मेरे को मूवी दिखाने ले आए, ये बोल के अरे 99 का टिकट है, ऐसे 299 का होता है, तो 200 रुपए का बस टिकट में फायदा है, और 3 घंटे में जो बिजनेस में लॉस हो गया वो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए, सो एक्सचेंज रेट सिस्टम्स बच्चों 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दुनिया में कहीं नहीं चलता है। कंट्रीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं दैट $1 वुड बी इक्वल टू 83 रुपीज फॉर अपकमिंग 6 मंथ्स। उसके बाद फिर से देखेंगे, तो ये हो गया फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जब डिमांड बढ़ेगी तो सो कॉल्ड, अगर 80 रुपी इक्वल्स टू $1 था चिल्ड्रन, तो हो सकता है ये 84 हो जाए, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है ये 78 रुपीज हो जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, दोनों की मम्मी लोग आके बीच में दखल अंदाजी करने लग गई। बच्चे तो 2 दिन बाद से बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, मम्मी लोग की लड़ाई हो गई आपस में। अंडरस्टैंडिंग? तो आपने हिंदी मूवी देखी होगी, उसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है, दोनों लड़ाई करते हैं, और जब विलन की सुतैया कायदे से होती है तो उसके चेले चापड़ चले आते हैं मारने के लिए कि मेरा बॉस मार खा रहा है। डर्टी फ्लोटिंग इसी को बोलते हैं, गंदी बात है। यहाँ पे एथिक्स फॉलो
पहले तो खूब जोश दिखाया था, हम च्यवनप्राश खा के आए हैं, बाद में पता लगा कि डाइल्यूटेड च्यवनप्राश था। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर उसके चेले चापड़ चले आते हैं। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम में जब गवर्नमेंट कूद जाती है, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चले आगे। मान लीजिए कि मोहल्ले में दो लोगों के पास वो क्या कहते हैं, बुलडॉग जैसे डॉग्स थे, और दोनों दोस्तों में बहस हो गई कि मेरा कुत्ता बढ़िया लड़ता है, वो कह रहा है मेरा कुत्ता बढ़िया लड़ता है, दोनों कुत्तों की लड़ाई हो गई। अब एक का कुत्ता जब कमजोर पड़ गया तो दोस्त खुद कूद गया लड़ाई में। दिस इज डर्टी फाइट, मैनेज्ड फाइट। गलत है ये। समझ में है व्हाट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जिसकी हम बात करते हैं चिल्ड्रन, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि गिवन एक्सचेंज रेट से कितना ऊपर या नीचे कंट्रीज खुद डिसाइड करेंगी कि हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड कर दिया रेट 80 रुपी इक्वल्स टू $1, तो वर्ल्ड बैंक ये भी बोल रहा है ये तो रेट हमने डिसाइड किया है, 5% ऊपर और 5% नीचे, मतलब 82 तक ऊपर और 78 तक नीचे, आप आपस में एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेज्ड और डर्टी फ्लोटिंग। अंडरस्टूड? चलिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स हम पढ़ते जरूर है, बट रियलिटी में सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं चलता ही नहीं है। बिल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमें पता है कि हम यूएस से कितना भी खरीदें कितना भी बेचें, एक कॉमन एक्सचेंज रेट ही हमारे ऊपर लागू होगा। मंडे टू सैटरडे या संडे टू सो कॉल्ड पूरा वीकेंड सैटरडे तक अगर मूवी थिएटर का प्राइस एक ही हो चल रहे हैं, क्या बार बार स्क्रॉल अप करके चेक करेंगे कि टिकट कितने का आज मिल रहा है, कल सस्ता है परसों महंगा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी मूवी थिएटर घूमने डलते चले जाएंगे। बट स्टूडेंट कम्युनिटी है, वीकडे में मूवी देखेगी, टिकट सस्ता है। बिजनेस या वर्किंग कम्युनिटी है तो वो वीकेंड्स में जाएंगे। तो जब हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है तो कभी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए ये हार्मफुल नहीं होता। बट जो लोग करेंसी पे एक्सचेंज पे प्रॉफिट लॉस करते हैं उनके लिए सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक फ्लक्चुएशन नहीं होगा तब तक प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अपराइज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अगर हमें पता है कि आज 80 रुपी इक्वल्स टू $1 है चिल्ड्रन, और आने वाले टाइम में $1 इक्वल्स टू 76 हो गया, एंड देन चिल्ड्रन $1 इक्वल्स टू ₹72 हो गया, तो आज का 1000 कितना होगा? और यहां पे $1000 कितना होगा? और यहां पे $1000 कितना होगा? समझ में क्या? तो इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कब आएगा? जब 72 हो, 76 हो या 80 हो? जब 80 हो। फॉरेनर $1000 इंडिया में लेके आया तो कितना इन्वेस्ट हुआ? 72,000। यहां कितना इन्वेस्ट हुआ और यहां कितना इन्वेस्ट हुआ? समझ में आ गया? तो इंडिया ज्यादा लोग तब आएंगे जब डॉलर प्राइस, और यूएस इंडिया से ज्यादा लोग कब जाएंगे? जब 72 हो जाएगा। तो मान लीजिए यूएस घूमने के लिए एक हिंदुस्तानी को $1000 खर्च करना है, आज $1000 80,000 का पड़ेगा। उम्मीद है 2 महीने बाद 76 और 6 महीने बाद, मैं तो 6 महीने बाद यूएस घूमने जाऊंगा, 72 में ही घूम के चलाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि जब रेट फिक्स हो जाएगा, बढ़े घटेगा नहीं, तो विल देयर बी एनी स्पेक्यूलेशन? नो। उतार चढ़ाव जब होगा तभी लोग स्पेक्यूलेट करेंगे। ओके, तो अगर आपको पता है कि डॉलर का प्राइस फिक्स रहेगा, क्या आप भी होल्ड करेंगे, अपने घर में रखेंगे उसको? बिल्कुल नहीं रखेंगे। आपको पता है चाहे मैं आज बेचूं चाहे 2 महीने बाद बेचूं, मेरे को मिलना तो 80 है या 76 है या 70, उतना ही मिलना है, तो मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा। डीमेरिट्स, ह्यूज रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड। सर व्हाई? इसलिए कि अगर डॉलर की शॉर्टेज हो गई चिल्ड्रन, लाख गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया 80 रुपए इक्वल्स टू $1 टिल दिसंबर 2024, बट जब सरकारी खजाने में डॉलर है ही नहीं और पड़ोस के शर्मा अंकल के बेटे के पास बहुत डॉलर है, वो क्या करेगा? ब्लैक मार्केटिंग करेगा, और एक एक डॉलर कितने कितने में बेच सकता है? 92, 93, 94, 95, 96 में बेचेगा। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए
गेहूं के दुकानदार को भी गेहूं का बफर स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टॉक कम हुआ कस्टमर तो ज्यादा आएंगे आएंगे, व्हाट ही विल डू, रेट बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट हैज टू सी टू इट कि आरबीआई के पास ढेर सारा पैसा एट ऑल टाइम्स अवेलेबल हो। अगर नहीं होगा तो लोकली जिनके पास पड़ा होगा वो दाम बढ़ा के बेच देंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आप किसी शॉप पे जाइए सब्जी मंडी में, उससे पूछिए आलू कितने का है। अगर वो आलू 40 का देता है तो आप इसीलिए उससे खरीदते हो क्योंकि पता है कि दूसरा भी 40 का देगा। बट अगर वो एक लौता सब्जी वाला है और किसी के पास आलू है ही नहीं, तो आपको वो आलू 400 रुपए किलो बेचेगा। तो आरबीआई के पास अगर डॉलर्स की कमी हो गई, क्या वो एक्सचेंज रेट को कांस्टेंट रखने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? ठेंगा सक्सेसफुल हो पाएंगे? वो तो लाख चिल्लाते हैं 80 रुपए इक्वल टू $1, 80 रुपए इक्वल टू $1, बट मार्केट में रेट बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास डॉलर है ही नहीं या बहुत कम है, बाजार में लोगों के पास है, दे हैव स्टार्टेड होर्डिंग। एप्रीहेंशन ऑफ devaluation. In the situation of excess demand, central bank uses its reserve to maintain foreign exchange rate. But when reserves exhausted, excess demand of the government will compel it. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। $1 80 रुपए का है, ये तब तक है जब तक आप कमजोर हैं, आरबीआई मजबूत है, क्योंकि आरबीआई ने डिसीजन ले लिया। बट आरबीआई के पास नेग्लिजिबल या नील स्टॉक्स ऑफ डॉलर है ही नहीं डॉलर। मोहल्ले में शर्मा जी, वर्मा जी, अग्रवाल जी, पांडे जी, गुप्ता जी, सबके घर में डॉलर पड़े हुए हैं। तो आप जब यूएस फ्लाई करना चाहते हैं, आरबीआई के पास डॉलर है नहीं, मोहल्ले के अंकल से डॉलर लेना पड़ेगा। क्या मोहल्ले के अंकल 80 रुपये में देंगे? मोहल्ले के अंकल कहेंगे मैं 94 में दूंगा। मोहल्ले के अंकल मोनोपोली क्रिएट किए हुए हैं। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो अब ये डॉलर कितने में मिलेगा आपको? तो 94 रुपये रेट हो गया 80 से। पहले 80 रुपये में $1 मिलता था, अब 94 रुपये में मिलेगा। तो दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? आप डिवैल्यूएशन शब्द भी यहां यूज कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन, कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। गॉट इट क्लियर? तो अब आपको $1 लेने के लिए कितने पैसे अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे? 94 रुपये। नहीं समझ में आई बात? तो डॉलर वीक हो गया। क्यों वीक हो गया? सॉरी, रुपी वीक हो गया, सॉरी, रुपी वीक हो गया। क्यों वीक हो गया? क्योंकि आरबीआई ने बॉर्नविटा पीना छोड़ दिया है। नहीं समझे बात? समझ में आ गई बात? डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। आरबीआई के पास डॉलर है ही नहीं, तो ठेंगा एक्सचेंज रेट को फिक्स कर पाएगा? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा चिल्ड्रन। अगर ये ना हो, आप रईस लोग हैं, आपके घर में तो दाल चावल सब्जी आ जाएगा, मेरे को तो हनुमान मंदिर के सामने बैठना पड़ेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स कि किसान बाजार में जितना आउटपुट बेच ले। जो नहीं बेच पाता वो कौन खरीदता है किसानों से? एफसीआई, गवर्नमेंट की एजेंसी जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर कभी फसल वगैरह खराब हो गई तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी जाती है। भाई 15 रुपए किलो हमने फिक्स कर दिया, चीनी का दाम या गेहूं का दाम, व्हाट्सएवर इट इज। बाजार में अगर 15 में नहीं बिक रहा तो हमें दे दो, हम तुमसे खरीद लेते हैं। तो हर जगह गवर्नमेंट रेगुलेशन इज नेसेसरी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होगा तो लोग क्या सामान खरीद पाएंगे चिल्ड्रन इजी प्राइसेस पे? नो सर। भी नहीं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन इज नीडेड। मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है चौराहे पे, हर दूसरे सेकंड एक्सीडेंट होता रहेगा क्योंकि कोई वेट एंड वॉच नहीं करेगा। समझ में आई बात? सो नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? जस्ट नो आई हैव टोल्ड, जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, फॉरेक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, और जब कम होगी तो घट जाएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं एक चीज आपको पढ़ा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। I want everybody to put this composition in the copy, children. Law of demand तो आपने पढ़ा ही होगा। Law of demand used to say what, children? When price increases, quantity demanded falls, and when price decreases, बच्चों what happens? Demand rises। यही होता है ना? और law of supply क्या होता है? When price increases, supply increases, and when price decreases, direct relationship। करेक्ट? चलिए कुछ वैसा ही यहां पे पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि डॉलर का प्राइस 70 रुपए है। इज दैट क्लियर?
तो आपको चाहिए $1000। अब डॉलर का प्राइस गिर के अगर 60 रुपए हो जाता है तो डेफिनेटली चिल्ड्रन आप ज्यादा डॉलर्स डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 70 रुपए प्राइस था तो आपने डिमांड किया $1000 पॉइंट ए, और 60 रुपए प्राइस हो गया तो आपने डिमांड किया $3000। समझ में आ गया? अब डॉलर हो जाता है 80 रुपी का। रहने दीजिए सर, $500 से काम चला लेते हैं, यूएस बाद में घूम आएंगे। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया डॉलर की डिमांड कम हो गई, जब एक्सचेंज रेट गिर गया डॉलर की डिमांड बढ़ गई। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? यस सर। चलिए तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं चिल्ड्रन। So this reflects the inverse relationship between so-called demand of dollar and its price. खोपड़े में बात गई, तो मैं इससे जनरली बोलता हूं फॉर इंडियंस, हिंदुस्तानी आदमी ज्यादा डॉलर तब मांगेगा जब उसका रेट कम होगा, और कम डॉलर तब मांगेगा जब उसका रेट बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। सो यू कैन से डिमांड फॉर डॉलर्स। इतनी बात समझ में आ गई? सिमिलरली वी टॉक अबाउट अमेरिकन्स। ये क्या बोलेंगे सर? मान लेते हैं कि भाई डॉलर का जो दाम है हमारे देश में दैट इज 70 रुपी, और सो कॉल्ड $1000 लेकर यूएस से इंडिया लोग आ रहे हैं। अब जब डॉलर का डिमांड सॉरी प्राइस 80 रुपए हो जाएगा, कितना चलन? 80 रुपी। तो आपके मौसा जी इंडिया तब आए थे जब $1 70 रुपए में बदला जा रहा था। अब डॉलर हो गया 80 रुपए का, मौसी कह रही हैं मैं भी जाऊंगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा ढेर सारे लोग इंडिया आएंगे। सुनाई पड़ी बात? तो 70 रुपए का था तो $1000 इंडिया आते थे, 80 रुपए का हो गया तो $3000 इंडिया आ रहे हैं। पीपल अंडरस्टूड दिस? मौसा जी के जो फ्रेंड थे वो भी इंडिया आना चाहते हैं, बट जब तक उन्होंने प्लान किया तब तक डॉलर का जो प्राइस था वो गिर के कितना हो गया? 60 रुपी। वो कह रहे रहन दो, मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करूंगा और कुछ दिन बाद जाऊंगा। क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं चिल्ड्रन? वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अगर 70 रुपए डॉलर का दाम है, $1000 हिंदुस्तान लेके जाते हैं तो 70,000 खर्च करने का मौका मिलेगा, और अगर 60 रुपए प्राइस हो गया और $1000 लेके जाते हैं तो 60,000 में खर्च कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो $1000 अगर किसी अमेरिकन की पॉकेट में है तो सबसे फेवरेबल अपॉर्चुनिटी इंडिया आने की कब होगी उसकी? वो 80,000 रुपए खर्च कर लेगा, और जब डॉलर 60 का हो गया बेचारा सिर्फ 60,000। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई रिपीट इलेक्ट्रिक व्हीकल यूएस में कितने की है? $1000 की है। व्हाट इट क्लियर? तो जब डॉलर प्राइस 80 रुपी होगा चिल्ड्रन, उसका इंडियन प्राइस कितना होगा? जब डॉलर प्राइस 60 रुपी है तो उसका इंडियन प्राइस कितना होगा? तो यूएस वाला यहाँ पे लेके बेचना चाहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में, क्योंकि उसका $1000 कितने रुपी का हो गया? 80,000 का। सुनाई पड़ी बात? यस सर। दिस इज कॉल्ड एज द फिनोमेना फॉर सप्लाई ऑफ डॉलर्स। सुनाई पड़ गई बात? तो कंट्री में डॉलर की सप्लाई कब बढ़ेगी बच्चों? जब प्राइस बढ़ेगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। इफ इट इज आस्क्ड हाउ डिमांड फॉर डॉलर्स इज इफेक्टेड विद इट्स प्राइस, आप ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाउ सप्लाई इज इफेक्टेड, तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
इतनी बात खोपड़ी में गई? Yes. सबने ड्रॉ कर लिया? तो याद रखिएगा हमेशा 70 से जब 80 हो जाएगा डॉलर का प्राइस, मेनी अमेरिकन वुड कम टू इंडिया, और जब 70 से 60 हो जाएगा वो कहेंगे रहन दो, अभी यहीं रहते हैं। 70 से जब 80 हो जाएगा डॉलर का प्राइस, हिंदुस्तानी आदमी अमेरिका नहीं जाएगा, और 70 से 60 हो जाएगा तो लगेगा वहां भंडारा है, चलो फ्री में खाने को मिलेगा, वहीं चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम डिटरमिन करेंगे एक्सचेंज का प्राइस। अभी जो हमने पढ़ा था वहां पे प्राइस वाज इंडिपेंडेंट, डिमांड एंड सप्लाई उसके ऊपर डिपेंडेंट था। मैंने बोला ना आपसे कि डॉलर प्राइस बढ़ेगा तो अमेरिकन इंडिया आएंगे, घटेगा तो नहीं आएंगे। डॉलर प्राइस गिरेगा तो इंडियंस अमेरिका जाएंगे, बढ़ेगा तो नहीं जाएंगे। तो पहले मैंने प्राइस को कंसिडर किया। अब कहानी फर्क है, अब प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज DD, द डिमांड फॉर डॉलर्स। रिमेंबर, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। एंड दिस इज SS, कॉल्ड एज supply for dollars, and here we generate what is called as equilibrium। खोपड़े में बात गई? तो OQ is the quantity of dollars that we expect to exchange and the price is OP। मान लेते हैं 80 रुपये। समझ में आ गया? अब ढेर सारे इंडियंस पगला गए और वो जाना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर क्या करेंगे वहां जाके? पता नहीं क्या करेंगे, भगवान जाने, बट जाना चाहते हैं। तो कौन सी करेंसी लेके जाएंगे चिल्ड्रन? US डॉलर। तो डेफिनेटली द डिमांड फॉर डॉलर्स विल इंक्रीज। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों, डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी तो US वाले गिरगिट बन जाएंगे और रंग दिखाएंगे, और नया इक्विलिब्रियम E1 आया। एट दिस पॉइंट कंट्री में डॉलर्स की डिमांड तो बढ़ी हुई है, Q से डिमांड बढ़ के कितनी हो जाएगी? Q1। बट वो डिमांड फुलफिल होगी कि नहीं होगी ये तो भगवान जाने। बट एक चीज हम जरूर जानते हैं कि US का फेडरल रिजर्व सिस्टम अब हमें ये डॉलर देगा थोड़ी महंगी प्राइस पे। समझ में आया कि नहीं? तो Yes, इधर sir. डिमांड बढ़ी, इधर प्राइस बढ़ गया। अंडरस्टूड दिस? और सर डिमांड घट जाएगी तो फालतू की बकवास मैं नहीं करूंगा आपके साथ। अरे घटे कैसे डिमांड? सर हमें कपड़ा छोटा हो गया। कपड़ा कैसे छोटा हो जाएगा भैया? उतने ही सेंटीमीटर मिलीमीटर का था जिस दिन खरीदा था, आधा 1 mm कम ज्यादा हो, धुलाई में बात फर्क है। आप बड़े हो गए हैं, कपड़ा कभी छोटा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, घटेगी कैसे भाई? समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? और कुंभ मेला आ गया, माघ मेला आ गया, ढेर सारे अमेरिकन कह रहे हैं चलो हिंदुस्तान चलते हैं, वहीं चल के थोड़ा नहा धो लिया जाए तो शायद सो कॉल्ड मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो सारे के सारे लोग कहां चले आए? इंडिया आ गए। तो जब इंडिया आए तो सप्लाई बढ़ गई। कौन सी करेंसी लेके आए? हाँ, ये मत बोले सर मान लीजिए कटोरा लेके आ गए, सोचिए यहीं खरीद लेंगे। नो नो नो, कुछ पैसे तो लेके आएंगे। तो डॉलर लेके आए, न्यू इक्विलिब्रियम E2 गेट्स स्ट्राइक्ड। सो कॉल्ड डॉलर की सप्लाई उनके हाथों से इंडिया में ज्यादा हो गई है, बट क्योंकि इतने ढेर सारे नालायक चले आए हैं, हमसे अपने नहीं संभलने, हम इनको कहां संभालेंगे? तो इनको लाठी डंडा लेके मार पीट तो सकते नहीं है। तो व्हाट वील डू टू डिस्ट्रैक्ट देम? डॉलर का दाम गिरा देंगे 77 रुपी फॉर एग्जाम्पल। तो जब कंट्री में सप्लाई बढ़ गई चिल्ड्रन, आई रिपीट, सप्लाई बढ़ गई, व्हाट हैपेंड? प्राइस डिक्रीज हो गया। तो यहां पे पहले मैंने डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन किया एंड देन आई डिटरमिन्ड व्हाट? प्राइस। वेयरएज इसके पहले वाले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सर मान लीजिए सप्लाई गिर जाए तो? अरे गिरे कैसे सप्लाई? सप्लाई बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी, कोई गिरने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
और सर वो जो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बकवास की गई थी आपके साथ सेंट्री। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, रियलिटी में वो सब चीजें नहीं होती। भाई सब्जी वाला आया, सब्जी की दुकान लगा रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, बिकेगी तभी तो जाएगा ना बाजार से, और या ना बेचने की कंडीशन में होगा तो दाम गिरा के स्टॉक क्लियर करके चला जाएगा। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम प्राइस वुड गो डाउन। आज शाम को सप्लाई नहीं गिरी है, डिमांड कम हो गई सब्जी मंडी में, सब्जी खरीदने वाले लोगों की, स्टॉक तो उतना ही मेंटेन किया हुआ है, लोग घर चले गए, कल सुबह यही डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो आज दाम गिरा है कल सवेरे बढ़ के बिकेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो कपड़ा कभी छोटा नहीं होता, हम बड़े हो जाते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? क्लियर? तो बोलते हैं ना भाई ये इंसान XYZ बैंकरप्ट हो गया, ना 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 ना, ज्यादा अनप्लैंड एक्सपेंडिचर किया था जिसकी वजह से बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्सी कॉज नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग? चलिए शॉपिफाई दिस सुपर क्विकली। चलिए सो नेक्स्ट वी हैव द फिनोमेना चिल्ड्रन, कि भाई मेरिट्स क्या होते हैं सिस्टम के। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए पढ़ाई में। जो फिक्स्ड के डीमेरिट्स थे वही यहां पे मेरिट्स होंगे अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट 100% सेम नहीं होगा। लॉजिक समझ? भाई प्रॉफिट क्या होता है? लॉस का उल्टा। लॉस क्या होता है? प्रॉफिट का उल्टा। आपके नंबर उलट जाएंगे, उल्टा पुल्टा लिख के आएंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए आरबीआई को बहुत कोशिश करनी है कि हम ही हम हो, बाकी सब चीनी कम हो। मतलब इतना डॉलर हमारे पास हो कि बाजार में कोई भी स्पेक्यूलेशन ना कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज टू एंश्योर हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए खाने पीने के सामान का, दाल चावल का, कि बाजार में अगर शॉर्टेज की वजह से कोई ब्लैक मार्केटिंग करने की सोच भी रहा है, उसकी सोच से पहले हम ढेर सारा स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर दें ताकि शॉर्टेज कभी हो ही ना। तो यहां पे भी आरबीआई को एंश्योर करना पड़ेगा फिक्स सिस्टम में कि स्टॉक ऑफ करेंसी बहुत होना चाहिए हमारे पास। लॉजिक समझ में आ गया? फ्लेक्सिबल सिस्टम में गवर्नमेंट गई, जाओ भाड़ में मरो जाके, हमसे क्या, खरीदो $1 का सामान 75 में या 85 में या 95 में, हु द हेल वी आर गोइंग टू केयर अबाउट यू। तो यहां पे आरबीआई को ह्यूज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात? जिनको जरूरत होगी ऑब्वियसली ट्रू, वो इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ज्यादा कितना भी ज्यादा डॉलर देंगे देंगे, और जिनको जरूरत नहीं होगी वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है, वहां पे नहीं होता। लॉजिक समझ में आ गया? जब आप फालतू इंपोर्ट करेंगे यू आर गोइंग टू बेयर द ब्लंट, आप कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे, आप ही को डॉलर महंगे मिलेगा। बट वहां पे तो डॉलर का प्राइस एकदम सेम रहता था। इसलिए फ्लेक्सिबल सिस्टम को लाया गया है कि अनवांटेड लोगों को गवर्नमेंट का बेनिफिट या स्कीम का बेनिफिट ना मिले। कीप इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये क्या होता है भाई? जब डॉलर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो तो बाइंग करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, चाहे कितना भी महंगा हो जाए डॉलर। बट जो नहीं कर पाएंगे वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। जब वो रुक जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो डॉलर प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? गोल्ड का आप एग्जांपल ले लीजिए भाई, जिसके घर में शादी है, जिसको गिफ्टिंग के लिए गोल्ड खरीदना है, क्या वो प्राइस देख के रुक जाएगा? वो खरीदेगा ही खरीदेगा। बट जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, भाई आज खरीद लो 100 ग्राम, लेटस से 6 लाख रुपए का, कल दाम बढ़ेगा बेच देंगे, या लग रहा है 1 हफ्ते में दाम गिरेगा तो वेट कर लेते हैं फिर खरीदेंगे। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को सेंस करेंगे, कब खरीदें कब बेचें, कब ना खरीदें कब ना बेचें। बट जो वेडिंग के लिए खरीदना चाहता है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए खरीदना चाहता है, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के लिए पहनने के लिए खरीदना चाहता है, he or she is not going to see about the price. Understanding? Demerits, instability होती है फॉरेन ट्रेड में। Many a times चिल्ड्रन, अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने हैं यूएस से, दवाइयां खरीदनी है यूएस से, और एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कंट्री का फार्मास्यूटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। खैर इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन चिल्ड्रन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड वेयर? इन इंडिया इटसेल्फ। गॉट इट क्लियर? क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। कल तक 74 रुपीज का $1 था, आज 79 का हो गया। हर वो सामान जो बांग्लादेश हमसे खरीदा करता था, अब उनके लिए हमसे खरीदना
महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा? क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। पहले हम $1 का सामान उनको 74 रुपीज में बेचा करते थे, अब 79। तो हमसे महंगा खरीदेंगे तो उनकी कंट्री में महंगा होगा, तो हमारी छुआछूत की इन्फ्लेशन की बीमारी उनकी कंट्री में भी चली गई। तो नो कंट्री वुड लाइक टू परचेज गुड्स और इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम दोज कंट्रीज जिनका इन्फ्लेशन चल रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Encourages स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज मतलब दाम बढ़ेगा, बेच के कमा लो, घटा फिर वापस खरीद लो। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेक्यूलेशन होता है, फिक्स्ड में नहीं होता। ओके, दोनों सिस्टम आप पढ़ चुके हैं तो डिफरेंसेस तो कर ही लेंगे। बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ने दो, मार पीट के अपना बराबर हो जाएंगे, पेरेंट्स को घुसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैनेज्ड फ्लोटिंग। समझ में आई बात? सो इसकी पढ़ाई विद बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, तो इसमें कुछ खास अब बचा नहीं है। गॉट इट? तो बीओपी विद दिस स्मॉल मैनेज्ड फ्लोटिंग रिवीजन वील डू टुमारो। ओके, कोई क्वेरी है तो डू आस्क।